नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना वो पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। आपको तरीका मैंने बता ही रखा किस प्रकार से मैं लिखाऊंगा। पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, अग्नि 5, पिनाका, LRGR या पृथ्वी 2 या नाग। बताओ किसका सफल परीक्षण किया गया अभी हाल ही में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? पिनाका जाएगा विद्यार्थी। क्या जाएगा? पिनाका जाएगा। तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे लिखिएगा आप लोग। अब देखो, अ, हम इसको पढ़ तो करंट में रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? करंट में। लेकिन आपके रक्षा और डिफेंस, रक्षा या डिफेंस ये बात एक ही है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी आपके पास होती, साइंस में होती है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी आपके होती है उसमें। तो जब रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दोनों आपके सिलेबस में है तो उसको इस हिसाब से तैयार करो ना। तो अब आप उसको पूरा डिफेंस पढ़ लिया आपने, पूरा स्पेस पढ़ लिया। सवाल वहां से नहीं आया, सवाल यहाँ से आया। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन करंट में रहता है वहां से तो सवाल बनता है। कैसे बनता है सवाल? तो लिखो हाल ही में, पहला फैक्ट लिखो आप। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका LRGR का सफल परीक्षण किया। सफल परीक्षण। अब देखो विद्यार्थियों, ये जीएनएस प्रणाली पर आधारित है। देखिएगा, यह जीएनएस प्रणाली पर आधारित है। इस पिनाका किस पे आधारित है? जीएनएस प्रणाली। जीएनएस का पूरा नाम गाइडेड नेविगेशन सिस्टम। इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 120 किलोमीटर से भी अधिक है। तो आप लगभग कितनी मान लो इसकी? 120 किलोमीटर रेंज लिखो इसकी, 120 किलोमीटर। देखो, इसका परीक्षण आईटीआर से किया गया है। किससे किया गया है? आईटीआर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये आईटीआर क्या है। तो आईटीआर लिखो, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। लिख लिया? और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है कहाँ पर? नहीं, ओडिशा। चांदीपुर, ओडिशा। कहाँ पर है? चांदीपुर, ओडिशा। लिख लिया? अब इसका लॉन्चिंग किसने की, ये परीक्षण किसने किया विद्यार्थियों? डीआरडीओ ने किया है। और जब मैंने कल परसों आपको पढ़ाया था अभी डीआरडीओ, तो वहां लिखा दिया था पूरी बात। आज वापस डीआरडीओ के बारे में कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, केवल आपसे पूछूंगा। देखो, आपसे पूछा जाए जाए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी और इंग्लिश में? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो मैंने कहा ना कि डीआरडीओ आ सकता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, कुछ भी शब्दावली आ सकती है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसलिए 1 जनवरी को यह चर्चा में था। और वो मैंने आपको लिखा दिया विद्यार्थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली। हाँ, तो इसका वो हेड कौन है डीआरडीओ का वर्तमान में? अच्छा,
डॉक्टर समीर वी कामत इसका हेड है विद्यार्थियों। कौन से मंत्रालय का अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के। और इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजन इज इन साइंस। तो ये सारी बातें मैंने लिखा दी थी। कितने कर्मचारी वैज्ञानिक काम करते हैं इसमें? लगभग लिखाया था सारी बातें 5,000। और कितने कर्मचारी काम करते हैं? लगभग 30,000। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास, सेम ही आ गया क्या? नहीं, अलग है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि पी का, निर्भय का, प्रलय का, सूर्य का? है? हाँ, बताओ। हाँ, क्या कौन सा आपने कौन सा बताया? हाँ, प्रलय। किसका किया? प्रलय का किया। तो लिखो हाल ही में। अब देखो डीआरडीओ कितना चर्चा में रह रहा है। स्थापना दिवस मनाया गया तो इससे सवाल बना। अभी इसने जो दूसरा परीक्षण किया पिनाका वाला, उससे सवाल बना। और इस प्रलय से भी सवाल बन सकता है। तो लिखिएगा हाल ही में डीआरडीओ ने, हाल ही में डीआरडीओ ने अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, नाम क्या है इसका? प्रलय। ये भी पूछा जा सकता है प्रलय क्या है। तो प्रलय एक मिसाइल है, ध्यान रखना क्या है। हाल ही में डीआरडीओ ने अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। अब देखो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल बोलो या सेमी बैलिस्टिक मिसाइल बोलो, बात एक ही है। तो अर्ध के ब्रैकेट में आप सेमी भी लिख लेना। सेमी बैलिस्टिक मिसाइल भी आ सकता है, ध्यान रखना। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, कई टाइप की मिसाइलें होती है। कुछ मिसाइल ऐसी होती है जो एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करती है। कुछ ऐसी होती है जो सतह से हवा में मार करती है, सरफेस टू एयर। और कुछ ऐसी होती है जो सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह पर वार करती है। तो ये जो पूछा जाएगा कि परले जो मिसाइल है वो किस टाइप की मिसाइल है, देखिएगा। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। परले को रेखांकित कर लेना। कैसी? सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। लिखिएगा इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। कितनी है? 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक। यानी कि अगर आप यहां से इस मिसाइल को छोड़ोगे तो 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब देख लो, देखिएगा। अब इसका भी परीक्षण किया है और इसका परीक्षण भी विद्यार्थियों आईटीआर से किया है। देखिएगा इसका परीक्षण आईटीआर चांदीपुर से किया है। कहां से किया है? आईटीआर चांदीपुर। अब आईटीआर क्या, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है मैंने, क्या आईटीआर? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो आईटीआर चांदीपुर से किया। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में विद्यार्थियों। देखो इस इसका जो अभी लॉन्चिंग हुई ना, इसमें एक ही लॉन्चर से दो मिसाइल एक साथ लॉन्च की है। कितनी? एक ही लॉन्चर से दो मिसाइल एक साथ लॉन्च की है, ये भी लिख लो। एक ही लॉन्चर से दो मिसाइलें एक साथ लॉन्च करके परीक्षण किया गया है ना। अब देखो मिसाइल में विद्यार्थियों, अगर जैसे वो बारूद वगैरह या जो भी मतलब आयुध वगैरह होता है,
वो अगर वो नुकसान पहुंचाता है, डायरेक्ट मिसाइल नुकसान नहीं पहुंचाती। मिसाइल तो एक प्रकार से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, साधन के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो इसके जो आगे का हिस्सा है ना, इस पे लगभग 1000 किलोग्राम वार हेड ले जा सकती है। वार करने का जो हेड है वो 1000 किलोमीटर तक की क्षमता है इसमें। तो लिखिएगा 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम वार हेड ले जा सकती है। मतलब आगे जिससे आप वार करना चाहते हो वो कितना ले जा सकते हो आप? 1000 किलोग्राम तक का ले जा सकते हो आप। ठीक है। तो परले विद्यार्थियों, किस प्रकार की मिसाइल है? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखना। कैसी है? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। नोट डालो, अग्नि पी। और है ना, इसमें एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आप परले वाली में, ये न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है। मतलब न्यूक्लियर वगैरह उसको नहीं ले जा सकती, उससे टेस्टिंग चल रही है उसकी, अभी तक हुआ नहीं। अब आप अग्नि पी के बारे में लिखा रहा हूँ, किसके बारे में लिखा रहा हूँ मैं? अग्नि पी। तो अग्नि पी विद्यार्थियों बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। निर्भय लिखो, ये क्रूज मिसाइल है। कैसी है? क्रूज मिसाइल है। और शौर्य, शौर्य के बारे में लिखो। और शौर्य कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक। कैसी? बैलिस्टिक है, और साथ में हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक एक स्पीड को दर्शाती है ना। ठीक है। सभी के बारे, ये सारी देखो मिसाइलें हैं, अग्निपी, निर्भय, परले, शौर्य, ये सब क्या है? मिसाइल है, लेकिन अलग अलग टाइप की मिसाइल है। एक नोट डालो आप। मोनोसोनिक स्पीड किसको कहते हैं? मोनोसोनिक या सोनिक भी कहते हैं इसको। एक नोट डालो, लिखो, ध्वनि की रफ्तार वाली मिसाइल को मोनोसोनिक या सोनिक मिसाइल कहते हैं। ध्वनि होती है ना, ध्वनि, उसकी रफ्तार वाली जो मिसाइल है उसको क्या कहते हैं? मोनोसोनिक या सोनिक मिसाइल कहते हैं। ध्वनि की रफ्तार कितनी होती है? ध्वनि जानते हो ना, साउंड। आप ये सामान्यतः बता दो आप तो। हाँ, 332 किलोमीटर प्रति घंटा। 332 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ध्यान। 332 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। समझिए, मोनोसोनिक कौन सी? एक होती है विद्यार्थी सुपरसोनिक। कौन सी होती है? देखिएगा, ध्वनि की रफ्तार से या ध्वनि की रफ्तार के 1 से 5 गुना, 1 से 5 गुना तक की गति वाली मिसाइल को सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। देख लिए। अब देखो, ध्वनि की जो स्पीड होती है उसकी अगर 5 गुना से अधिक है, किससे? 5 गुना से अधिक है, 5 से अधिक, तो उसको कहते हैं हम हाइपरसोनिक। क्या कहते हैं उसको? हाइपरसोनिक। तो 3 टाइप की मैंने आपको लिखा है, सुपर, सॉरी, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और मोनोसोनिक।
तो हाइपरसोनिक किसको कहते हैं? ध्वनि की जो गति होती है उसकी 5 गुना से भी अधिक जो गति होती है उसको कहते हैं हम हाइपरसोनिक। और 1 से लेके 5 गुना के बीच में, चाहे 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना जो भी होती है ध्वनि की, जैसे ये जो आपने 332 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा ना, उसका 2 गुना मान लो, 3 गुना मान लो, 4 गुना मान लो, लास्ट 5 तक, तो 5 तक होती है, उसको क्या कहते हैं हम? सुपरसोनिक कहते हैं विद्यार्थियों। और अगर केवल ध्वनि की स्पीड वाली होती है तो उसको क्या कहते हैं हम? मोनोसोनिक या फिर सोनिक स्पीड कहते हैं। समझ गए तीनों स्पीड? ओके। और साथ में ध्वनि की स्पीड भी आपको लिखा दी। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करने की घोषणा हुई है? मतलब अभी 2029 तो अभी आया नहीं, आने वाले समय में आएगा। तो 2029 में ये जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होंगे, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? चाइना, अमेरिका, भारत, जापान। भारत विकल्प में है तो भारत ही करते हो ज्यादातर। हाँ ठीक है, भारत ही करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा, लिखिएगा। वर्ल्ड पुलिस एंड, फैक्ट लिखो आप तो डायरेक्ट, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा की जाएगी। विद्यार्थी, जैसे ओलंपिक गेम होता है ना, उसी प्रकार ओलंपिक के बाद में एक प्रकार से सेकंड गेम मान लो आप इसको। इसको वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, इसमें सारे लोग भाग लेते हैं, काफी संख्या में लोग भाग लेते हैं। तो इसका जो आयोजन है विद्यार्थियों, वो कहां पर होगा? भारत में। अब देखो ये कौन सा संस्करण होगा भारत में? 23वां संस्करण। कौन सा होगा? अगला फैक्ट लिखो इसी में, जो कि 23वां संस्करण होगा। या शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, संस्करण 23वां। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी, जो कि कौन सा संस्करण होगा बताओ? सवाल कैसे भी घूम सकता है, आगे पीछे ध्यान रखना। जरूर नहीं मैंने आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न दिया, इसी पैटर्न में सवाल पूछा जाए, फैक्ट से कैसे भी सवाल घुमा सकता है एग्जामिनर। ठीक। अब देखो इसका आयोजन कहां पर होगा? अरे भारत, भारत तो बहुत बड़ा है, भारत में बहुत सारे स्टेट है। गुजरात में। कहां पर होगा? गुजरात में। गुजरात में कहां होगा? गांधीनगर, अहमदाबाद और एकता नगर। लिख लो। इसका आयोजन लिखो, आयोजन। अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर। अहमदाबाद और गांधीनगर में होगा, और एकता नगर में होगा। और ये तीनों ही कहाँ हैं? गुजरात में भी। देखो आयोजन करने वाली संस्था, सीपीएएफ के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। मैनेजमेंट पूरा कौन करेगी? सीपीएएफ। लिख लिया? सीपीएफ। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर पूरा नाम बताओ। लिखो, कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक्स फेडरेशन। लिख लिया? कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक्स या एथलेटिक फेडरेशन। देखो इसमें 70 से अधिक देश भाग लेंगे, लगभग 70 देश। कितनी कंट्री विद्यार्थियों? लगभग 70 देश इसमें भाग लेंगे। और 15 से 20 हजार एथलीट भाग लेंगे। देश कितने? 70 के आसपास। और एथलीट कितने भाग लेंगे? 15 से 20 हजार एथलीट इसमें भाग लेंगे। लिख लिया? अब देखो इसमें जो खेलों की संख्या, लगभग 60 खेल होंगे। ऐसे लिखो, खेलों की संख्या लगभग 60। प्रतिभागी लिखो, मतलब कौन कौन से मतलब इसमें फोर्सेज भाग लेती है वो लिख लो।
पुलिस। इसके अलावा अग्निशमन सेवा, फायर गेम है ना, तो अग्निशमन सेवा वाले। और उसके अलावा अब केवल आग बुझाने का काम नहीं, तो मेडिकल जो टीम होती है वो भी भाग लेगी इसमें। तो इसमें लिख सकते हो आप आपातकालीन सेवाएं, यानी कि आपातकालीन सेवा कर्मचारी वगैरह सब भाग लेंगे, है ना। ये विद्यार्थी ओलंपिक के बाद में दूसरा स्थान रखता है। ये गेम कौन सा स्थान रखता है? देखो, ये ओलंपिक के बाद दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी, देखो, हाल ही में झारखंड की पहली महिला डीजीपी किसको बनाया गया है? फोटो आपके सामने है, नेम प्लेट तो नहीं दिख रही ना? ठीक है, नहीं है, नहीं नेम प्लेट नहीं दिख रही, इमेज ऐसी लेकर आया हूं मैं, आपको दिखेगी नहीं। अब बताओ, हाल ही में झारखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, जिसको हम डीजीपी कहते हैं, क्या बोलते हैं? डीजीपी। कौन बनाई है? रश्मि शुक्ला, कंचन चौधरी, सुतपा सान्याल और तदासा मिश्रा। नहीं आता? देखिएगा, हाल ही में तदासा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी। पहली महिला डीजीपी बनी, देख लिया। अब देखो विद्यार्थी, पुलिस संबंधित है तो ये आईपीएस सेवा संबंधित होगी। तो ये 1994 की आईपीएस अधिकारी विद्यार्थियों, लिखो, ये 1900, इसको रेखांकित कर लेना आप, तदासा मिश्रा को रेखांकित कर लेना। यह 1994 बैच की आईपीएस है। कौन से बैच की? 1994 बैच की आईपीएस है। हाँ, बहन जी आप बताना, आईपीएस का फुल फॉर्म नहीं पता? किसको नहीं पता? ईमानदारी के साथ का सर मुझे आईपीएस का फुल फॉर्म पता नहीं है। सबको पता है? एक दो, हैं? जोर से बोल। हाँ, क्या होता है आईपीएस का? इंडियन पुलिस सर्विस। जिसको नहीं पता वो लिख लो, इंडियन पुलिस सर्विस। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी तो यहाँ आए सीखने के लिए तो आए। हाँ, जिसको पता था, किसको पता था? आपको पता सिमरन? हाँ, हिंदी में, हिंदी में लिख लो भारतीय पुलिस। तो 1994 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी, ध्यान रखना। और ये जो झारखंड में जितने भी डीजीपी बने अब तक, उनमें 13वें नंबर की डीजीपी है। कौन से नंबर की है? 13वें। देखो, ये 13वें नंबर की डीजीपी है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने किन का स्थान, देखो आजकल एग्जाम का लेवल बहुत डीप हो गया। आजकल आप ये नहीं कह सर इतना डीप थोड़ी आता है। बहुत अच्छा किया वैसे आरपीएससी ने ये कुछ डीप देके, ताकि कई लोगों की जो गलत फहमियां वो दूर कर दी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसने किसका स्थान लिया है? भाई इससे पहले कोई ना कोई तो डीजीपी होगा। तो 12वें नंबर के जो डीजीपी थे उनका नाम लिख लो, अनुराग गुप्ता। कौन थे? अनुराग गुप्ता। पुलिस के अधिकारी तो वो भी आईपीएस होंगे, देख लिया। वो रिटायरमेंट हो गए थे, तो उनके स्थान पे ये आए। अब कौन सा स्टेट चर्चा में आ गया? झारखंड चर्चा में आ गया। तो अब जो बिंदु लिखेंगे हम, झारखंड के बारे में लिखेंगे। हेडिंग डालो झारखंड। झारखंड के बारे में तो नहीं लिखाया था ना आप लोगों को? देखिए, आपको पता है झारखंड पहले राज्य नहीं था। झारखंड पहले राज्य नहीं था। इसके जस्ट ऊपर ये है, ये बिहार है विद्यार्थी। ये क्या है? बिहार है। और पूरा बिहार यहां तक फैला हुआ था पहले। तो कहने का मतलब यह है कि ये बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ था। और कौन से नंबर का राज्य बना भारत का? 28वें नंबर का राज्य बना था। और कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था?
बिहार से अलग हुआ। तो लिखिएगा, सबसे पहले इसका गठन लिखो आप। क्या लिखेंगे? बिहार, इसका झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000। कब हुआ गठन? 15 नवंबर 2000। और ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग होकर बनाया गया है इसको राज्य? बिहार से अलग हुआ था। यानी कि पहले बिहार का, इसका जो क्षेत्र है वो पहले किस में आता था? बिहार में आता था विद्यार्थियों। और 28वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 28वां। आपको पता है वर्ष 2000 में 3 राज्य एक साथ बनते हैं। 1 नवंबर को बनता है, एक 9 नवंबर को बनता है, एक 15 नवंबर को बनता है। एक ट्रिक भी बना रखी है हमने, छत से उतर जा। मैं तो खुद ही भूल जाता हूँ। इस छत से उतर जा, इससे याद करता हूँ, ध्यान रखना। झा का मतलब क्या है? झारखंड। उत्तर का मतलब उत्तराखंड। छत का मतलब छत्तीसगढ़। ये 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को, और ये 15 नवंबर को, और सबकी सन सेम ही है, 2000, ध्यान रखना। और फिर देखो ये कौन सा नंबर का बनेगा? 26वां। ये कौन सा बनेगा? 27वां। ये कौन सा नंबर का? 28वां। और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी से अलग हुआ। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? यूपी से। और झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ था। ठीक है ना? तो ये देखो, कहीं ना कहीं मैंने आपको जब राज्यों के बारे में पढ़ाया होगा तो वहां लिखा होगा, लेकिन आज करंट में अगर ये बिंदु आया है तो वापिस रिकॉल होगी ना सारी चीजें। इसलिए वो स्टैटिक जीके आपको कितनी याद रहती है वो सारा उसको हम यहाँ चेक कर लेंगे आपका। एक प्रकार से ये ओरल टेस्ट चल रहा है आपका। लिखिएगा। और कब कब हुआ था इसका गठन? 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को किसकी जयंती होती है? बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा की जयंती के दिन इसका गठन हुआ था। लिख लो ब्रैकेट में, बिरसा मुंडा की जयंती के दिन। विद्यार्थियों, ये जो झारखंड आपको दिखाई दे रहा है, इसे जंगल की भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की भूमि भी कहते हैं। लेकिन यही सरकार रही और यही बिजनेसमैन रहे, जंगल आने वाले समय में साफ हो जाएगा। आपको पता है अभी अरावली को साफ की होती, वो तो ठीक है, देश की जनता थोड़ी जागरूक होगी। अगर जागरूक नहीं होती तो अरावली साफ ही है, मान के चलो आप। तो कैसे, क्या कहते हैं इसको? जंगल भूमि भी कहते हैं। लिखो, इसे बुश लैंड भी कहा जाता है। बुश लैंड भी कहा जाता है। हाँ भाई। यहाँ के वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है? झारखंड के वर्तमान में सीएम लिखो, वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। पहला सीएम कौन था? बाबूलाल मरांडी। पहला सीएम कौन था? बाबूलाल मरांडी। मरांडी। पहला सीएम कौन था? बाबूलाल मरांडी। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान राज्यपाल। देखो, वर्तमान राज्यपाल प्रभात कुमार। कौन है? प्रभात कुमार। पहला राज्यपाल। नहीं 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 विद्यार्थियों, ये प्रभात कुमार पहला राज्यपाल था। फर्स्ट राज्यपाल कर लो, गलत लिखा दिया। पहला राज्यपाल कौन था? प्रभात कुमार। और वर्तमान राज्यपाल का नाम लिखो, संतोष कुमार गंगवार। वर्तमान में कौन है? संतोष कुमार गंगवार। तो संतोष कुमार गंगवार तो वर्तमान में है। और पहला था प्रभात कुमार। पहला कौन था? प्रभात कुमार। और हेमंत सोरेन वर्तमान में सीएम है। और पहले सीएम कौन थे? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल कटारा मत कर देना। अब देखो, ये जो हेमंत सोरेन है
जैसे राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार है अभी? बीजेपी पार्टी, एनडीए की सरकार है। तो इसी प्रकार हेमंत सोरेन का संबंध कौन सी पार्टी से है? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। हेमंत सोरेन को रेखांकित करके लिख लेना पार्टी का नाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन सी पार्टी? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। हाँ, एक सवाल ये भी आता है कई बार जैसे एक तरफ राज्य दे देते हैं और एक तरफ उनकी कैपिटल यानी कि राजधानी दे देते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो लिखो राजधानी रांची। हाँ, बहन जी आप बताना, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी? 210। हाँ, लोकसभा सीटें कितनी जाती है राजस्थान से? बहन जी जब जो मतलब कोई एक 210 बता रही, एक 410 बता रही। अच्छा, 403 बता रहे हो? तो हाँ, कुछ तो बताना कितनी। क्या कंफ्यूजन है इसमें? क्या याद है बताओ? याद है आपको, बोलो ना क्या याद है बताओ। जैसे आप बोल रहे हो सर याद है पर कंफ्यूजन है, तो क्या याद है बताओ आपको? हाँ, 25। तो इसी प्रकार यहाँ पर लोकसभा सीटें लिखो। लोकसभा सीट 14। झारखंड में लोकसभा सीट कितनी है? 14। लोकसभा आपके सिलेबस में है कि नहीं है? और लोकसभा जब आप पढ़ते हो तो सभी राज्यों की लोकसभा सीटें आपको याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लिस्ट लिखा ही नहीं मैंने आपको। अब करंट में तो ये आ रहा, तो यहाँ फिर स्टैटिक पॉइंट आ रहा, तो फिर इसको चेक करो आप। चलो बताओ राज्यसभा सीटें। राजस्थान की बता दो आप, तो फिर इसकी मैं लिखा दूंगा अपना आप ही। है, राजस्थान की 10 है, इसकी 6 है। इसकी कितनी है? है। विधानसभा सीट कितनी है राजस्थान में? 200। या 41 है? नहीं 41 नहीं, 81। कितने विद्यार्थियों? 81 है, ध्यान रखना। राजस्थान में जिले कितने हैं? कितना? 41। तो यहाँ पे लिख लो 24। जिले कितने? 24। लिख लिया? पशु लिखो विद्यार्थियों। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा और ऊंट है, दोनों है, दोनों एक घरेलू श्रेणी में एक वन्य जीव श्रेणी में है। तो यहाँ का लिखो हाथी। भारतीय हाथी। भारतीय हाथी। पक्षी लिखो पक्षी। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? एशियाई कोयल। एशियाई कोयल। यहाँ का क्या है? और राजस्थान का? गोडाउन विद्यार्थियों। पुष्प लिखो पुष्प। पलाश। पलाश। वृक्ष लिखो थाल। लिख लिया? जैसे राजस्थान के जो वाहन होते हैं उनके ऊपर क्या लिखा रहता है? आर जे। ऐसे यहाँ वालों पे क्या लिखा रहता है? जे एच। झारखंड जे एच क्या लिखा रहता है? जैसे जम्मू कश्मीर वाले पे क्या लिखा होगा? जे के। हिमाचल प्रदेश वाले पे एच पी क्या लिखा रहता है? एच पी। उत्तराखंड वाले पे यूके। उत्तर प्रदेश वाले पे, हरियाणा वाले पे एच आर। और पंजाब वाले पे, मध्य प्रदेश वाले पे, महाराष्ट्र वाले पे एम एच। तो ऐसे देखो कुछ तो आपको याद है, और जो याद नहीं है उसको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके याद कर लो, क्या दिक्कत है? तो ये इसका वाहन अक्षर हो गया विद्यार्थी। वाहन अक्षर। अच्छा लिखा है नहीं कि इसके बारे में लिखो वाहन अक्षर जेड एच। लिख लिया वाहन अक्षर जेड एच? ओके। अच्छा जेड बोल दिया था कि मैंने, सॉरी। जे एच। मैं बुढ़ापा चूक चल रहा हूँ अभी। अब देखिए ये किस किस से सीमा लगा रहा है।
देखो इधर क्या है, बिहार। आप तो ये बताओ कितने राज्यों से सीमा लगाता, किसी देश से सीमा लगा रहा है कि इंटरनेशनल सीमा तो नहीं लगाता, नहीं लगा रहा, समुद्री सीमा भी नहीं लगाता है, तटीय सीमा भी नहीं लगाता है, चारों तरफ से लैंड लॉक है, स्थल से मतलब सीमा लगाता है। तो कितने राज्यों से सीमा लगाता है बताओ? हुँ? कुछ 4 बता रहे, कुछ 5 बता रहे। 4 कौन बता रहा है? 5 कौन बता रहा है? बोलो कौन कौन से हैं? हुँ, हुँ, तो लिख लो सीमा। 5 राज्यों के, 5 राज्य, संख्या लिखना पहले, कितने राज्य? 5 राज्य। और फिर 5 राज्यों के नाम लिखो। सबसे पहले बिहार लिखो, बिहार से तो अलग ही हुआ है। उसके बाद में जस्ट इधर की तरफ आओगे आप, ये बिहार, ये थोड़ा सा पार्ट यूपी का लग रहा है। पहले बिहार, फिर यूपी, और ये छत्तीसगढ़, और ये उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। लिख लिया? प्रमुख झील लिख लो, यहाँ कौन कौन सी प्रमुख झीलें पाई जाती है। प्रमुख झील लेक्स लिखो, हजारीबाग झील। कई बार ये भी तो आता है ना, जैसे एक तरफ कुछ झीलों के नाम दे देते हैं, और कौन सी झील कौन से राज्य में स्थित है, या कौन सा सुमेलित है, सवाल कैसा भी बन सकता है। झील लिख लो, हजारीबाग झील, राजा तालाब झील, और तोप चांची झील। तोप चाची झील लिख लिया? नेशनल पार्क लिखो, बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? बेतला। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। हजारी, अब नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया उसको ना। लिखो हजारीबाग नेशनल पार्क। लिख लिया? कौन कौन से लिखे? बेतला, पलामू और हजारीबाग, 3 लिख लिया ना? अब लिखो विद्यार्थियों आप, चर्चित स्थल। चर्चित स्थल, एक तो इसकी राजधानी भी चर्चित स्थल ही है, रांची। कभी घूमने जाओगे तो चर्चित स्थलों पे तो जाओगे, फेमस जो जगह है वहां पे। रांची जाना, रांची के बाद फिर जमशेदपुर जाना, जमशेदपुर। और विद्यार्थी एक मंदिर भी है वहां पर, वैद्यनाथ मंदिर। कौन सा? वैद्यनाथ मंदिर। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है कि द्विसदनात्मक है? एक सदनात्मक है, तो लिखो विधानमंडल। विधानमंडल, और आगे लिखना एक सदनात्मक, यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। प्रमुख लोक नृत्य लिख लो। प्रमुख लोक नृत्य, और उसमें लिखो संथाल, झूमर, पाइका, फगुआ, फाऊ, भजा, सरहुल। इसको जल्दी फिनिश कर दिया करो रे, बुलाते हो फिर। क्या लिखा है? सरहुल। लिखाऊंगे सरहुल कैसे लिखते हैं? लिख लिया? अब दोबारा झारखंड आ गया तो लिखाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि झारखंड के फैक्ट मैंने आपको लिखा दिए, बाकी तो दोबारा पूछूंगा, ये सारे फैक्ट जितने मैंने आपको लिखाए हैं। लिख लिया? आगे बढ़ूं? चलो अगला क्वेश्चन दे लेते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है, एआई। एआई ने पूरी दुनिया ही बदल दी है, और आने वाले समय में तो मुझे लग रहा है गड़बड़ करेगा एआई, भयंकर वाला। देखो देखो, हाल ही में भारत, मतलब 15 से लेकर 20 फरवरी 2026 में एक एआई इम्पैक्ट समिट
का आयोजन कर रहा है विद्यार्थी, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है। तो ये कहाँ पर आयोजन होगा इसका? अभी हुआ नहीं, होगा। कब होगा? 15 से लेके 20 फरवरी तक। तो फरवरी में हो सकता है वापस चर्चा में आ जाए ये क्वेश्चन। अभी तो घोषणा हुई है। तो बेंगलुरु में होगा, हैदराबाद में होगा, नई दिल्ली में होगा, या पुणे महाराष्ट्र में होगा? बेंगलुरु कहाँ पे लेते बताओ तुम? कर्नाटक। और हैदराबाद? तेलंगाना। नई दिल्ली तो जानते हो आप। और पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पर आयोजन होगा? आंसर करो जल्दी। देखो दिल्ली लिखिएगा। 15 से 20 फरवरी, 15 से 20 फरवरी 2026 को होने वाले AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत के द्वारा दिल्ली में आयोजित होगी। कहाँ पर? दिल्ली में। नई दिल्ली लिख लो, नई दिल्ली में आयोजित होगी। अब इसमें विद्यार्थियों किसके ऊपर चर्चा होगी बताओ? AI के ऊपर। देखिएगा, इस समिट से भारत को वैश्विक सहयोग मिलेगा। क्या मिलेगा? विश्व स्तर पर सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैश्विक सहयोग मिलेगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। देखिएगा, AI ब्रैकेट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। इस समिट में किसके ऊपर चर्चा की जाएगी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव, इफेक्ट पर चर्चा की जाएगी। प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। अब इस समिट का आयोजन कहां पर हो रहा है बताओ? नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। तो नई दिल्ली में आयोजन होगा तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? वैश्विक स्तर का विद्यार्थी है। तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखो, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, इस समिट में विद्यार्थियों 100 से भी अधिक, कितने? लगभग 100 CEO भाग लेंगे इसमें। इंडिया के नहीं, वर्ल्ड लेवल के, ग्लोबल लेवल के जो CEO है वो इसमें भाग लेंगे। देखिएगा, इस समिट में 100 से भी ज्यादा ग्लोबल सीईओ और लगभग 15 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे। राष्ट्राध्यक्ष। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? हा? राष्ट्रपति होता है, PM नहीं होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे ऐसे कितने राष्ट्रपति भाग लेंगे? लगभग 15 राष्ट्रपति भाग लेंगे, ध्यान रखना इस समिट में। एक शब्दावली आई विद्यार्थी यहाँ पर, CEO। हाँ, आस्था बहन जी बताना। CEO आया ना, इसका पूरा नाम क्या होता है? हिंदी में बता देता हूँ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इंग्लिश में क्या, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पवन बोलो, नहीं आता? सूरज, अतिरिक्त दिमाग खराब है कि तुम्हारा? CEO का पूरा नाम लिख लो, चलो मैं लिखा देता हूँ, वैसे मदद कर देता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
देख लिया। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों खेल से संबंधित है। इमेज आपके सामने है, इनको देखकर भी आप बता सकते हैं कि हाल ही में कतर की राजधानी, इसकी कतर एक देश है, दोहा में आयोजित फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता विद्यार्थियों? चार आपके सामने हैं, विकल्प दे रखे हैं। आर प्रज्ञानंदा और वैशाली रमेश बाबू ने, या विश्वनाथ आनंद और हरिका द्रोणावली ने, या अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने, और डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने। सामने इमेज भी है। लिखिएगा। हाल ही में कतर की राजधानी, कतर की राजधानी दोहा में आयोजित फीडे, नाम लिख लेना इसका पूरा, फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में, फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में 2025 में अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक जीता। अब चलो एक फोटो में बता दो, अर्जुन एरिगेसी कौन है और कोनेरू हम्पी कौन है? अच्छा कोनेरू हम्पी, हम्पी ये है, ध्यान रखना। लिखिएगा, लिखो। कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी दो बार की विश्व रैपिड चैंपियन है। कितने बार की? दो बार की विश्व रैपिड चैंपियन है कोनेरू हम्पी। ये एक तो 2019 में जीता इसने, कब जीता था? 2019 में, और एक 2024 में। और अर्जुन एरिगेसी का ये पहला विश्व रैपिड में पदक है, यानी विश्व रैपिड में पहला पदक है अर्जुन एरिगेसी का। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, क्योंकि विश्वनाथ आनंद पहले थे विद्यार्थियों, और सेकंड कौन बने? अर्जुन एरिगेसी बने। ध्यान रखना। देखिएगा, ये पदक पाने वाले, ये पदक पाने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे खिलाड़ी है, दूसरे भारतीय है ना, सेकंड भारतीय बन गए। अब देखो, ये जो फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 हुई कतर में या दोहा में, तो इसमें इनको तो तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला विद्यार्थियों? तीसरा। तीसरा फर्स्ट स्थान पे रहता है उसको क्या मिलता है? गोल्ड या स्वर्ण पदक जिसको हम कहते हैं, और सेकंड पे जो आता है उसको सिल्वर या रजत पदक कहते हैं, और जो थर्ड पे आता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। ध्यान। तो पहले स्थान पे कौन रहा वो भी लिख लो। देखो, पुरुषों में पहले स्थान पर मैंस मेनस कार्लसन रहा है। देखो, यस, कार्लसन रहा। मेलस, मेलस या मेनस जो भी है, मैं भी कर लेना। मेनस कार्लसन रहा, जो 6 बार से चैंपियन है। कितने हैं?
6 बार से चैंपियन है विद्यार्थियों। तो मैग्नस कार्लसन, और इसका संबंध है नॉर्वे देश से। कौन सी कंट्री से? नॉर्वे कंट्री। देख लिया। ये तो पुरुष में तो किसने जीता है? पहला पहला नंबर किसका रहा है पुरुषों में? तो मैग्नस कार्लसन का रहा है, जो कि नॉर्वे का है। देखो, महिलाओं में पहला स्थान, ये महिलाओं में चैंपियन कौन बनी है ना? अलेक्जेंड्रा गोरियाचकना। अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना। गोरिया चकीना। और ये रसिया की विद्यार्थियों। फोटो है क्या इसकी अपने? ये रही, रसियन है ये। अब देखो विद्यार्थियों, क्या हुआ? अच्छा, नाम नहीं लिखा क्या? अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना। चकना चकना नहीं लिखा भाई। हाँ, तुम्हें तो यही चीज नजर आएगी, रशियन और चकनार। ठीक है। अब देखो, एक शब्दावली आई विद्यार्थी, फीडे। कौन सी शब्दावली आई? फीडे। तो फीडे एक संगठन है, तो मैं फीडे के बारे में लिखा देता हूँ। लिखो फीडे। फीडे एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसका लिख लो। फीडे का पूरा नाम लिखो आप। फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेस, DES डेस। अब ये क्या है, इसको लिखो ECHEC। क्या है भाई ये देख लो, क्या रे? ECH, इच, इचेस, इचेस है ना? हाँ, तो लिख लो तुम तो, ये लिख लो। इन, आप तो लिख लो इंटरनेशनल फेडरेशन। हाँ, लिखो इंटरनेशनल फेडरेशन चेस। चेस लिख लो। चेस में ई साइलेंट होगा, हो सकता है। लिख लिया? हिंदी में लिखो, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। फिडे का पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लिया आपने? फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस। ठीक है। और हिंदी में क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। लिखो, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई। कहां पर स्थापना की थी फिडे की? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी भी क्या है? पेरिस। आपसे पूछा जाए फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है? यही तो गलती करते हैं हम। यहाँ तो स्थापना हुई है इसकी। हेडक्वार्टर लिखो, लुसाने। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाएगा फिर? अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? नॉट, 20 जुलाई को ही इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। फिर आएगा चर्चा में।
लिख लिया विद्यार्थियों? चलो ठीक है। तो फिडे चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 हुई, और उसमें पुरुषों में तो मैनस कार्लसन चैंपियन बने, और महिलाओं में कौन बनी? अलेक्जेंड्रा बनी विद्यार्थियों। और भारत का क्या रोल रहा? तो भारत के दो खिलाड़ी है, अर्जुन एरिगेसी और कनेर हम्पी, इन्होंने भी इसमें मेडल जीता है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, एनआईए से रिलेटेड है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो डीजी है, महानिदेशक है, महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया? सदानंद वसंत डेट को, लव अग्रवाल को, दिनकर गुप्ता को, या राकेश अग्रवाल को? आंसर क्या जाएगा इसका? डी, राकेश अग्रवाल को। लिखो, हाल ही में राकेश अग्रवाल को राकेश अग्रवाल को सदानंद वसंत डेट, देखो से जैसे लिखा रहा हूं, हाल ही में राकेश अग्रवाल को सदानंद वसंत डेट के स्थान पर एनआईए का या एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, यानी कि एनआईए डीजी के रूप में काम कौन कर रहे थे? पहले सदानंद वसंत डेट कर रहे थे विद्यार्थियों। तो इनको इनके मूल कैडर में भेज दिया, मूल कैडर में भेज दिया। तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज किसको दिया है? राकेश अग्रवाल को दिया है एनआईए का। लिख लिया ना? राकेश अग्रवाल को रेखांकित करो। ये विद्यार्थियों, ये भी 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी है। क्या ये? 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी है, और इनका कैडर है हिमाचल प्रदेश। जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं ना, इनको कैडर मिलते हैं अलग अलग, तो इनका कैडर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर है, 1994 बैच के। ठीक है। अब एक संस्था का नाम आ गया विद्यार्थी चर्चा में, और संस्था का नाम क्या है? एनआईए। लिख लो, एनआईए का पूरा नाम लिखो सबसे पहले। लिखा हुआ आपके सामने लोगों में ही, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हिंदी में क्या बनेगा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरा नाम लिख लो इनका। लिख लिया? आपसे पूछा जाए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। अब देखो, इसका परमानेंट डीजी अभी कोई भी नहीं है, परमानेंट महानिदेशक कोई भी नहीं है, केवल अतिरिक्त चार्ज दे रखा किसको? राकेश अग्रवाल को। परमानेंट नहीं है, परमानेंट नियुक्ति तो बाद में होगी, हो सकता है अगर इनको कोई बढ़िया आदमी मिल गया तो उसको बना देंगे। अगर बढ़िया आदमी नहीं मिला, मतलब इनकी बात नहीं मानने वाला, देखो सामान्य तो यही होता है, जो सरकार की बात मानेगा उसको बना देंगे, नहीं तो फिर ये तो ही हमारे राकेश अग्रवाल जी तो रहेंगे उसमें। तो परमानेंट जब भी आ जाएगा, जब फिर चेंज हो जाएगा तो फिर वहां पे फिर आएगा। जैसे माना कि ए नाम के व्यक्ति को कल ही नियुक्त कर दे, एनआईए का हेड नियुक्त कर दे, महानिदेशक नियुक्त कर दे, फिर वहां पे पर्सन बनेगा कि इसको जब नियुक्त किया तो इसने किसके स्थान पर आया है? वो सदानंद वसंत डेट के स्थान पे आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये तो केवल अतिरिक्त प्रभार का रूप में काम कर रहा है, एक्स्ट्रा वाला कार्यवाहक है एक प्रकार से। देखो विद्यार्थियों, मुख्यालय लिख लिया क्या? कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना लिखो, 2009 में। एनआईए की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, 26 नवंबर 2008 को काफ़ी हमले हुए थे भारत में, तो उस समय आतंकवादी हमले हुए थे, तो उनकी जांच करने से रिलेटेड फिर इसका गठन हुआ था 2009 में। देखिएगा,
इस संस्था का गठन 26/11/2008 के आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत केंद्र सरकार की एजेंसी विद्यार्थियों ने भारत सरकार के द्वारा किया गया। और एक कानून भी बनाया गया विद्यार्थियों, NIA एक्ट। भारतीय संसद ने कौन सा कानून बनाया था इसको स्थापना करने के लिए? NIA एक्ट भी बनाया था। देखो, इसकी स्थापना NIA अधिनियम के तहत हुई। उद्देश्य लिख लो इसका, ये क्या काम करती है, NIA क्या काम करती है वो लिख लो। आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करती है। NIA क्या करती है? आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करती है। लिख लिया विद्यार्थियों? टाइम हो जाए तो बता देना ना। अभी तो है एक क्वेश्चन। अब देखो विद्यार्थियों, एक फोटो दिखाई दे रही है आपको, और क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में, खाली का दीप्ति शर्मा, इसका नाम दीप्ति शर्मा है। देखते हैं अभी, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, मेगन सट, पूनम यादव और सोफी एक्लेस्टोन। तो अब जिनको पता है थोड़ा बहुत, जो क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने तो इसका आंसर कर दिया था। आंसर क्या किया था? दीप्ति शर्मा। देखिएगा, हाल ही में, ऐसे फोटो लाने का नुकसान भी है तो फायदा भी है। अब अगली बार क्या करूंगा, क्वेश्चन के साथ नहीं लगाऊंगा इसको, क्वेश्चन के बाद में लगाऊंगा। मेरे क्या अगली पीपीटी में लगा दूंगा, फोटो तो दिखानी है आप लोगों को, अगली में दिखा दूंगा। यहाँ से तो फिर आप आंसर कर देते हो डायरेक्ट। देखो, हाल ही में, नहीं गड़बड़ हो गया, क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखाए थे। हाल ही में दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बनी। 152 विकेट लिए इसने कुल, कितने? 152। 152 लिख लो विद्यार्थी, लिख लिया? देखो, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मैगन सट का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है, इसका नाम क्या है? मैगन सट, का रिकॉर्ड तोड़ा है। विद्यार्थियों, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के ऊपर कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी है? ICC या BCCI? ICC। तो अब एक पॉइंट लिखो आप छोटा सा, ICC। इसके बारे में लिखा देता हूँ। ICC के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है, वो लिखा देता हूँ। ICC का सबसे पहले तो पूरा नाम लिखो आप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लिख लिया? हिंदी में पूरा नाम लिखो इसका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। अब देखो, आप में ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो आप क्या सोचते हो, हम इंग्लिश में क्यों लिखे? हम तो इंग्लिश हिंदी में लिख लेते हैं, हम तो हिंदी मीडियम के नहीं। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन आपको दोनों में ही लिखनी है इसकी। लिख लिया? स्थापना लिख लो।
15 जून 1909 को। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर लिख लो। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। कहाँ पर है? दुबई। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। और दुबई कौन से देश में है? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। लिख लिया? लिखो। वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह का बेटा, जिसे क्रिकेट खेलना नहीं आता और वो क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था का हेड है। अब ये तो गड़बड़ है, मतलब कौन है? जय शाह। किसी क्रिकेटर को बनाते तो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन सब जगह राजनीति चल रही है। जय शाह लिख लिया? वर्तमान सीईओ संजोग गुप्ता। अब देखो विद्यार्थियों, ये संस्था इंटरनेशनल लेवल की संस्था है और इस पे जो मेन मेन जो पद है उस पे इंडिया का कंट्रोल है। जैसा भारत का ही है ना, और संजोग गुप्ता भी किसका है? भारत का। दोनों भारतीय, लिख लो। मोटो लिखो इसका, मोटो। महान खेल, महाजोश। आईसीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज लिख लो, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। कौन सी भाषा है इसकी? अंग्रेजी। लिख लिया? इसके सदस्य राष्ट्र लिख लो 110। कितने? 110। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।